बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। अस्सलामु अलैकुम। तमाम होम्योपैथिक डॉक्टर्स, होम्यो स्टूडेंट्स और होम्योपैथी से दिलचस्पी रखने वाले अहबाब को सिस्टमाइज़ होम्योपैथी में खुशामदीद कहता हूँ। आज की ये गुफ्तगू, आज की ये नशिस्त, ये लेक्चर सिस्टमाइज़ होम्योपैथी के बुनियादी असूल व कवानीन और बेसिक प्लान से मुतल्लक़ है। उसके मुतल्लक़ आपको आगाही फ़राहम करूँगा। 1796 में हानीमन ने होम्योपैथी को दरियाफ़्त किया और मुसलसल मेहनत, तजर्बात और मुशाहिदात के नतीजे में इसके बुनियादी असूल व कवानीन वज़ा किए। और हानीमन के बाद पिछले 225 सालों में बहुत से नामवर होम्योपैथ्स गुज़रे हैं जिन्होंने होम्योपैथी की तरवीज व इशाअत के लिए बहुत नुमायाँ खिदमात सरअंजाम दी हैं। वक़्त गुज़रने के साथ साथ होम्योपैथी में मुख्तलिफ़ माहिरीन के तजर्बात व मुशाहिदात के नतीजे में मुख्तलिफ़ दवा तजवीज़ करने के मुख्तलिफ़ मेथड्स और तरीक़े राइज होते चले गए हैं। मसलन कैंटियन होम्योपैथी, क्लासिकल होम्योपैथी, बोनिंगहासन कंप्लीट सिम्टम्स अप्रोच और कंकोमिटेंट्स अप्रोच और पैथोजेनेसिस, बोगर पैथोजेनेसिस, मियाज़मेटिक प्रेस्क्राइबिंग, आइसोपैथी, टोटोपैथी, ऑर्गेनोपैथी, लो पोटेंसी प्रेस्क्राइबिंग, हाई पोटेंसी प्रेस्क्राइबिंग, एलम पोटेंसी का इस्तेमाल, अल्टरनेशन ऑफ रेमेडीज़, कम्बिनेशन ऑफ रेमेडीज़, यहाँ तक के डिज़ीज़ वाइज यानी कि आप कह लें कि एलोपैथिक स्टाइल ऑफ प्रेस्क्राइबिंग मुख्तलिफ़ तरीके वज़ा होते चले गए। और ये भी एक हकीकत है कि इनमें से अक्सर जो मेथड्स हैं वो कामयाब हुए हैं और उन मेथड्स पर अमल करने वालों ने नुमायाँ कामयाबियाँ हासिल की हैं। लेकिन आज के दौर में होम्यो स्टूडेंट्स और ऐसे प्रैक्टिशनर्स जिन्होंने अभी प्रैक्टिस का आगाज़ किया है वो मुश्किलात का शिकार हैं और कन्फ्यूजन का शिकार हो जाते हैं। उनके लिए ये सब कुछ किसी तिलिस्म होशरुबा से कम नहीं समझ आती कि क्या करें, किधर को जाएं, क्या तरीक़ाकार अपनाएं। कभी एक तरफ कभी दूसरी तरफ जहन उनका बढ़ जाता है। दरअसल इसकी बुनियादी वजह इदारों में थ्योरी पर ज़्यादा तवज्जो है और प्रैक्टिकल जो नॉलेज है उस पर इतनी तवज्जो नहीं दी जाती। और फिर यह है कि एक होम्यो स्टूडेंट जो है वो किसी सीनियर होम्योपैथ के पास प्रैक्टिस की सुध-बुध लेने के लिए जाता है तो उस प्रैक्टिशनर का जो तरीक़ाकार है वो उसी को एडॉप्ट कर लेता है। दरअसल जब आपकी सोच रिजिड हो जाती है और आप किसी एक ही मेथड और एक ही तरीक़ाकार के मुतल्लिक़ सोचना शुरू कर देते हैं और उसी को अपना लेते हैं और बाकी हर तरफ से अपनी आंखें बंद कर लेते हैं तो फिर आपकी कामयाबियां जो हैं वो महदूद हो जाती हैं। तो दरअसल ज़रूरत इस अमर की है कि जितने भी मेथड्स हैं इनका अपना अपना दायरा कार है, उसको समझने की ज़रूरत है। अगर आप किसी एक ही मेथड को अपना लेंगे तो कामयाबी तो होगी लेकिन आपकी कामयाबी जो है वो बहुत महदूद रह जाएगी। मसलन जिसने ये तहैया कर लिया कि चाहे सूरत हाल कुछ भी हो, सिचुएशन कुछ भी हो, मरीज़ की कैफियत कुछ भी हो, हर सूरत में हर हाल में मिनिमम रेमेडी ही तजवीज़ और करनी है और उसी को तलाश करना, उसी को तजवीज़ करना है और इस पर किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं वो करने को तैयार होता, तो फिर ऐसे जो डॉक्टर्स हैं वो एक्यूट अमराज में
अक्सर फेल हो जाते हैं और उन्हें नाकामी का सामना करना पड़ता है या फिर बहुत मुश्किलात का सामना उन्हें करना पड़ता है। ये एक हकीकत है। और इसी तरीके से जो अफराद, जो डॉक्टर जो हैं, वो सिर्फ की नोट प्रेस्क्राइबिंग का तरीका या करेक्टरिस्टिक सिम्टम्स पर प्रेस्क्राइबिंग का तरीका अपना लेते हैं, वो अक्सर क्रॉनिक अमराज का दुरुस्त तरीके से इलाज नहीं कर पाते और उनके मरीज़ की जो शिफायाबी है वो दरमियान में ही रह जाती है। और जिसने ये समझ लिया कि मियाज़म्स वगैरह कुछ नहीं होते, इनकी कोई ज़रूरत नहीं है, ये अफसानवी बातें हैं, ख्याली बातें हैं, फ़िलासफ़ी है और हकीकत से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं, तो वो यकीनन वो हरगिज़ क्रॉनिक अमराज में मुकम्मल शफायाबियाँ देखने से महरूम रह जाता है। मियाज़म जो है वो इतनी अहमियत रखता है कि मैं समझता हूँ कि असूल बिलमिसल के साथ साथ जो बड़ी दरियाफ्त हानिमन ने की वो मियाज़म है, और शायद ये असूल बिलमिसल से भी ज़्यादा बड़ी दरियाफ्त है मियाज़म्स की। जो इसके बारे में जानते हैं और इसको अमल में लाते हैं वो इसकी अहमियत के बारे में जानते हैं। और जिसने ये तरीका अपना लिया कि हाई पोटेंसी ही देनी है हर सूरत में, छोटी पोटेंसी का तो नाम भी नहीं लेना, तो फिर वो भी ऐसे बहुत सारे अपने सैकड़ों मरीज़ों को खो देते हैं जिनको छोटी पोटेंसियों से निस्बतन ज़्यादा आसानी, सहूलत, नरमी के साथ शिफायाबी हासिल हो सकती थी। जैसे कि हानिमन ने बुनियादी असूल बताया कि डॉक्टर को जो है तरीक़ाकार ऐसा हो कि मरीज़ जो है वो नरमी से और जल्द और मुकम्मल शिफायाबी से हमकिनार हो सके, तो वो महरूम रह जाते हैं छोटी पोटेंसियों को ना इस्तेमाल करके। हालांकि उनसे ज़्यादा निस्बतन सूरत हाल के मुताबिक होता है डिसीजन जो लेना चाहिए, उसके लिए तमाम मालूमात का होना ज़रूरी है, सोच का वसी होना ज़रूरी है। और जिसने ये तहैया कर लिया कि मैंने जनाब अल्टरनेशन ही या अपना छोटी पोटेंसी ही देनी है मैंने, या मैंने कम्बिनेशन ही देने, तो वो कम्बिनेशन का ही तरीका इख्तियार कर लेते हैं। वो ख़ुद 3, 4, 5, 6 दवाएँ मिला के दे दी, या जो मुख्तलिफ़ कंपनीज़ ने जो है बेशुमार कम्बिनेशन बनाए हुए हैं वो उन्हीं को जो है वो तजवीज़ करना शुरू कर देते हैं और मेहनत नहीं करते, कोशिश नहीं करते। तो जो सिर्फ कम्बिनेशन को ही अपना बना लेते हैं वतीरा, तो वो क्या जाने कि सिंगल रेमेडी की क्या जो है ताकतें हैं और सिंगल रेमेडी के क्या कमालात हैं। तो सिंगल रेमेडी के जो मिरेकल्स हैं वो नहीं देख पाते कभी भी। और इसी तरीके से ऐसे डॉक्टर्स जो कि ज़रूरत पड़ने पर भी अल्टरनेशन ऑफ रेमेडी से घबराते हैं, वो भी मुश्किलात का शिकार रहते हैं। एक बात मैं 2 टोक अल्फाज में बात को आगे बढ़ाने से पहले वाज़ेह कर देना ज़रूरी समझता हूँ कि होम्योपैथी का जो बुनियादी असूल है वो इंडिविजुअलिटी है, इनफरादियत तलाश करना, इसमें कोई दो राय नहीं हर किस। और शिफा का आला तरीन मेयार के लिए, शिफा के आला तरीन मेयार के लिए ये ज़रूरी है कि मरीज़ की इनफरादियत तलाश की जाए और कोशिश की जाए कि उसको सिंगल रेमेडी तजवीज़ की जाए इनफरादियत की बुनियाद पर, तो तब ही शिफा का ये आला तरीन मेयार है। इसमें कोई दो राय नहीं है। तमाम जितने भी होम्योपैथिक माहिरीन गुज़रे हैं या मौजूद हैं उनके नज़दीक यही आला तरीन मेयार है। लेकिन ये भी जहन में रखना चाहिए कि भाई इससे नीचे भी बहुत कुछ है, और इससे नीचे बहुत कुछ है जिसको हरगिज़ नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। और जो नज़रअंदाज कर देते हैं तो उनकी कामयाबियाँ भी महदूद रह जाती हैं और वो मुश्किलात का शिकार हो जाते हैं। होम्योपैथी एक बहुत वास्ट फील्ड है और होम्योपैथ को भी एक वर्सटाइल होना चाहिए, उसे भी कि सोच महदूद नहीं होनी चाहिए, ये ज़रूरी है। अब आखिर में मैं सिस्टमाइज होम्योपैथी का जो बेसिक प्लान है वो आपके सामने पेश करना चाहता हूँ मुख्तसरन। इसमें इस सिस्टमाइजेशन के लिए होम्योपैथी के माहिरीन जो गुज़रे हैं या जो मौजूदा दौर में मौजूद हैं,
तो इस सिस्टमाइजेशन के लिए उनके नॉलेज से, उनके तजर्बात व मुशाहिदात से और उनकी तसानीफ़ से इक्तसाब व इस्तिफ़ादा किया गया है। और इस सिस्टमाइजेशन को समझने के लिए और इससे ज़्यादा से ज़्यादा मुस्तफ़ीद होने के लिए ज़रूरी है कि आप भी ज़रा जहन को सोच को, अपने सोच के दायरा कार को वसी करें और देखें कि क्या सूरत हाल में क्या तरीका, क्या टूल जो है वो ज़्यादा मौसर हो सकता है। अगर हम सूरत हाल के मुताबिक होम्योपैथिक को इस्तेमाल करें, उनके मुख्तलिफ मेथड्स को इस्तेमाल करें तो ज़्यादा कामयाबियाँ हो सकती हैं और ज़्यादा आसानियाँ पैदा हो सकती हैं। तो इसकी तफसील तो जो है वो डिटेल बाद में इंशाअल्लाह बशर्ते ज़िंदगी नेक्स्ट लेक्चर में होगी। बुनियादी प्लान आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। इसमें हम 3 स्टेजेस को देखेंगे। 3 स्टेजेस में इसको डिवाइड किया गया है, स्टेज 1, स्टेज 2 और स्टेज 3। स्टेज 1 वो डायग्नोस्टिक मॉडल है, उसमें मर्ज़ की तशख़ीस करना ज़रूरी है, डिज़ीज़ से मुतल्लिक़ है, पैथोलॉजी से मुतल्लिक़ है। और जो स्टेज 2 है वो उसको आप थेराप्यूटिक मॉडल कहेंगे और उसका ताल्लुक़ पेशेंट के साथ है और फिजियोलॉजी के साथ है और लोकलाइज्ड सिम्टम के साथ है। जो तीसरी स्टेज है उसको हम क्लासिकल मॉडल कहेंगे, जिसका ताल्लुक़ पर्सन के साथ है, फ़र्द के साथ है, इंडिविजुअलिटी के साथ है और उसका ताल्लुक़ मरीज़ के ना सिर्फ के फ़िज़िकल जनरल्स बल्कि मेंटल जनरल्स के साथ उसका ताल्लुक़ है और उसकी शख्सियत की गहराई के साथ उसका ताल्लुक़ है। स्टेज 1 डिज़ीज़, डायग्नोस्टिक मॉडल, पैथोलॉजी और इसमें बुनियादी जो तजवीज़ का तरीका वो रिलेटेड ड्रग्स हैं। और जो सेकंड स्टेज है जिसका ताल्लुक़ पेशेंट के साथ और लोकलाइज्ड सिम्टम के साथ है और मोडेलिटीज़ के साथ है, कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स के साथ है, PQRS सिम्टम्स के साथ है। ये इसमें तजवीज़ दवा के लिए जो टर्म इस्तेमाल करेंगे वो होंगी सिमिलियर मेडिसिन्स। और जो तीसरी स्टेज है जिसको आप क्लासिकल मॉडल कह लें और जिसका ताल्लुक़ मेंटल जनरल, फिज़िकल जनरल्स और होम्योपैथी की जो डीप रूट्स हैं उनके साथ हैं, माइंड के साथ है और साइकोलॉजी के साथ है। तो उसमें तजवीज़ दवा के लिए हम टर्म इस्तेमाल करेंगे सिमिलियम रेमेडी। अब ड्रग, मेडिसन और रेमेडी में क्या फ़र्क है, ये हमारे लिटरेचर में अलग अलग ये अल्फाज इस्तेमाल होते हैं और मुख्तलिफ़ मकासद के लिए इस्तेमाल होते हैं। बज़ाहिर देखने में ये एक जैसे लगते हैं लेकिन इनके जो है मानी है और उनका जो इतलाक़ है वो एक जैसा नहीं है। इनमें क्या डिफरेंस है इसका जानना ज़रूरी है कि ड्रग फर्स्ट स्टेज, ड्रग सेकंड स्टेज मेडिसन और थर्ड स्टेज रेमेडी में क्या डिफरेंस है। और मैंने फ़र्स्ट स्टेज के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया, टर्म इस्तेमाल की रिलेटेड ड्रग, और सेकंड स्टेज के लिए मैं टर्म इस्तेमाल कर रहा हूँ सिमिलियर मेडिसन, और थर्ड स्टेज के लिए मैं टर्म इस्तेमाल कर रहा हूँ सिमिलियम रेमेडी। तो ये क्या फ़लसफ़ा है, इसकी तशरीह इंशाअल्लाह आइंदा लेक्चर में होगी और इसकी तशरीह का ताल्लुक़ भी जो है, इसकी तशरीह जो एक्सप्लेनेशन भी की जाएगी, इसकी एक्सप्लेनेशन भी जो होम्योपैथी के पायनियर्स हैं और जो माहिरीन हैं उनके तजर्बात, मुशाहिदात और उनकी तसानीफ़ से इक्तसाब और इस्तिफ़ादे पर मबनी होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।